Hello, beta. So, hope you all are fine. So, today we are going to discuss about the transportation of gases in blood. ब्लड के अंदर गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, इस बारे में बेटा बात करेंगे. ठीक है. तो ये स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू समथिंग. यहाँ पर बेटा हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की. हमारी बॉडी के अंदर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, बेसिकली बेटा ये तीन तरह की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. Arteries, veins and capillaries are the three type of blood vessels which is present inside our body. जो arteries होती हैं बेटा, arteries carry oxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood is carried by veins, and capillaries on the other hand are the link between arteries and veins. ठीक है ना. सो कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड प्रेजेंट होगा. ठीक है ना. ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी होगा, दोनों तरह के होंगे. जब हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं. एंड व्हेन आई एम रेफरिंग टू ऑक्सीजनेटेड, आई एम एक्चुअली सेइंग कि जो ब्लड के अंदर स्पेशली रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, उनका जो कंपोनेंट है एक स्पेशल जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दैट हेमोग्लोबिन इज बाइंडेड विद ऑक्सीजन. वो हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड किया हुआ है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है. और इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. क्या बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे बेटा. ठीक है ना. सो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, आर्टरीज के अंदर. ठीक है ना. ऑन द अदर हैंड जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड. वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आरबीसीज कैरी नहीं करते. ठीक है. या ऐसा कह लो कि आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही माइनर पार्ट कैरी करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय, ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय ब्लड प्लाज्मा. ठीक है ना. जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. ठीक है ना. करता किस तरह से है ये देख लेते हैं बेटा. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये किस तरह से काम करती है. यहाँ पर सपोज आई एम राइटिंग डाउन कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर बेटा वाटर प्रेजेंट होता है, हम सबको पता है. ठीक है ना. वो प्लाज्मा इज नथिंग बट 90% ऑफ वाटर एंड कंटेन्स ब्लड प्रोटीन्स, है ना. सो जब ये रिएक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेजिस. कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक है ना. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि एक रिएक्शन कैटलाइज करती है. रिएक्टेंट्स आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा बेटा यहाँ पर कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है जी. कार्बोनिक एसिड इज वेरी अनस्टेबल. ठीक है ना. कार्बोनिक एसिड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है. इसका फॉर्मूला है हमारे पास H2CO, आई एम सॉरी, H2CO3. ठीक है ना. ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है विच इज वेरी अनस्टेबल, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है. इसी वजह से अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही क्या करेगी, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैं CA लिखूंगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या कर देगी, इस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा. और जो बाइकार्बोनेट्स हैं उसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज HCO3 नेगेटिव. ठीक है ना. HCO3 नेगेटिव. ठीक है ना बेटा. तो ये चीज रहेगी हमारे पास बाइकार्बोनेट्स. तो यानी कि आप क्या समझे यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है ब्लड के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है. ठीक है ना. और यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स जब बनेंगे तो एक H निकल जाता है साथ में से,
H पॉजिटिव अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ऑक्सीजन ट्रेवल करती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई आपको? ऑलराइट। अब एक चीज और समझ लीजिए बेटा, जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन्स का जो लिंकिंग पॉइंट है, दैट दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं आपस में, ठीक है ना। तो ऑलराइट, सो अब हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होता है, याद रहे, जो गैसियस एक्सचेंज होना है वो कहाँ होना है? वो हमेशा कैपिलरीज में होता है। आर्टरीज एंड वेन्स गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि जो कैपिलरी की वॉल्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ कैपिलरी इज वेरी थिन as compared to arteries and vein. That is why capillaries are more good for the transportation, not for the transportation, for the exchange of gases, ठीक है ना। गैसेस के एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बेटा जी। सो ऑक्सीहेमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। एंड ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स अगर प्रेजेंट है तब हम समझेंगे कि ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऑक्सीहेमोग्लोबिन की फॉर्म ही प्रेजेंट होगी या हमेशा बाइकार्बोनेट्स की ही फॉर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है वो बाइंड किया हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हो, ठीक है ना, एक ब्लड वेसल के अंदर। ओके, लेट मी ड्रॉ ब्लड वेसल फॉर यू। ये एक ब्लड वेसल है सपोज, ठीक है। ओके, ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऑक्सीहेमोग्लोबिन भी देख रहे हो आप, और इसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं? बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट है, HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट्स इकट्ठे प्रेजेंट हों, ये भी होता है, ठीक है ना। ओके, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कहाँ होता है, ठीक है ना, कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन भी है और बाइकार्बोनेट्स भी हैं। बेटा अगर अगर हमारे पास ऑक्सीहेमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाइकार्बोनेट्स के कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली ये कहाँ होगा? ये आर्टरीज में होगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास कंडीशन उल्टी है, ठीक है ना, कि बाइकार्बोनेट्स के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीहेमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी वेन्स के अंदर, ठीक है ना, वेन्स के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ऐसा हमने बिल्कुल ये नहीं देखना है कि ये कलर व्हाइट है, ये कलर ब्लैक है, देयर इज समथिंग ग्रे, यानी कि दोनों का मिक्सचर भी होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ ऑक्सीहेमोग्लोबिन होता है और बाइकार्बोनेट नहीं होते, ऐसा नहीं है। ऑक्सीहेमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे। जब ऑक्सीहेमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बाइकार्बोनेट्स की कम है, तब हम कहेंगे ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। जब बाइकार्बोनेट्स के कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी और ऑक्सीहेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तब हम कहेंगे कि ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है ना। सिंपल एज दैट, बड़ा सिंपल चीज है ये चीज, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। अगली जो चीज आएगी दैट विल बी कि जब ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, जब ये बाइकार्बोनेट्स जो हैं ये इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट्स और ऑक्सीहेमोग्लोबिन जब इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेंगे जब आप एक बात को, जैसे 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 HCO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे HCO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है विल डिसोशिएट, ठीक है ना। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन विल डिसोशिएट, और डिसोशिएट होके बन क्या जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी और जो हेमोग्लोबिन है हमारे पास वो अलग हो जाएगा, ठीक है जी। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, डिसोसिएशन के बाद ये होगा। यानी कि अगर बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तब ऑक्सी हेमोग्लोबिन की डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा, समझ में आ गई बात।
bicarbonates will lead the increase in the concentration of bicarbonates will lead to the increase in dissociation of oxyhemoglobin. यानी कि हेमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन के बीच की जो एफिनिटी है, ठीक है ना, वो कम हो जाती है जब बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सिंपल है, ठीक है ना. बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएंगे. ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है बेटा. ठीक है ना. एक और बात साथ में, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चीज आप ध्यान से फोकस कीजिएगा, आप समझ जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करती है तब क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड बन रहा है हमारे पास. ठीक है ना. उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो रहा है टू फॉर्म बाइकार्बोनेट्स एंड H पॉजिटिव. ठीक है ना. अब बेटा अपना केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाओ थोड़ा और मुझे बताओ कि जब प्रोटॉन्स की H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तब एसिडिटी इंक्रीज होती है कि बेसिसिटी इंक्रीज होती है. आपका आंसर होगा कि सर जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है तब एसिडिटी बढ़ती है. ठीक है ना. यानी कि पीएच कम होना शुरू हो जाता है. यहां से क्या पता चलता है कि जब हमारे पास बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, जब बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी बेटा, तो विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स पहले तो क्या होना है कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होनी शुरू हो जाएगी. दूसरा काम क्या होना है, दूसरा काम ये होना है बेटा कि एसिडिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस. ठीक है ना. ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप ऐसे लिख लो कि जो pH ऑफ द ब्लड, pH ऑफ ब्लड बिकम्स एसिडिक. जो ब्लड का पीएच है वो क्या बन गया है, वो एसिडिक बन गया है. या फिर ऐसे समझ लो बात को. ठीक है ना, कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी ब्लड के अंदर, ब्लड एसिडिक होता जाएगा. ठीक है ना. और यही एसिडिक ब्लड जो है ये डिटेक्ट करते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स हैं वो इस चीज को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है ना. और क्या करेंगे, प्रमोट्स इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन को प्रमोट करेंगे. जब इंस्पिरेशन प्रमोट होगी तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी. ठीक है ना, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी. और जब ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी तो ब्लड की ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी बेटा, उस टाइम पर क्या होगा, ब्लड की एसिडिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी, ब्लड न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहां से दो बातें मेन सीखनी है हमको. वो क्या, वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्सीजन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ठीक है ना. ऑक्सीहेमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रेवल करती है. और एक चीज और कमाल की सुन लो कि हमारे पास अगर अगर ऑक्सीहेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. अगर बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. ठीक है ना. ये एक दूसरे को बहुत नापसंद करते हैं दोनों. ठीक है ना. अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा. ठीक है ना. अगर दूसरा ज्यादा है तो पहला कम होगा. दोनों में से एक ही ऊपर रहेगा, दोनों कभी ऊपर नहीं रह सकते. ठीक है ना. ओके. सो अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर. दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से हो रहा है. सो बेटा यहाँ पर काफी बातें हैं जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो बता दूं आपको मैं, कि सिर्फ 3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है. ठीक है ना. और 97% ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर. ठीक है ना. 97% ऑफ ऑक्सीजन is transported in the blood in the form of oxyhemoglobin. Only 3% of oxygen dissolves in the blood plasma. ठीक है ना. 3% डिजोल्व होती है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, फिर हम ऑक्सीहेमोग्लोबिन वाली ट्रांसपोर्ट को ही मान के चलते हैं. ठीक है ना. सो जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है बेटा हमारे पास, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 यूनिट्स के साथ बना हुआ है. ठीक है ना. ऑल राइट, लेट मी शो यू कि हमारे पास जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है
Oxyhemoglobin molecule is not oxyhemoglobin, only the hemoglobin molecule is made up of 4 type of chains. इसके अंदर 4 different you can say chains जो हैं present होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ aligned है, जुड़ी हुई हैं जो कि एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? ओके, सो हर एक चेन के अंदर एक आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना? हर एक चेन के अंदर एक आयरन मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। सो टोटल 4 चेन्स हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास 4 आयरन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और आयरन जो है वो अपनी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? ओके, सो आयरन एंड अगेन आयरन, 4 आयरन जो है वो प्रेजेंट है, चारों के चारों 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना? यानी कि आयरन की जो वैलेंसी है यहाँ पर वो 2 है, ठीक है ना? सो बेटा नेक्स्ट जो चीज है वो हम करेंगे कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना? एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है ना? ये कंप्लीट मेरे पास एक पूरे का पूरा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? दिस इज अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है जी? सो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, कैसे? क्योंकि उसके पास 4 आयरन है, 4 आयरन है उसके पास, जिन जो कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना? जो कि बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं विद ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो आयरन है वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना? ओके, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन कैसे बाइंड कर पाता है ऑक्सीजन के साथ? तो सिंपल आंसर है बेटा, हेमोग्लोबिन के जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं उसको बाइंड करने के लिए, ठीक होगी बात? समझ में आ गई है? ओके, सो अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, दैट इज ऑलराइट। सो हमारे पास 1 ग्राम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 पॉइंट, ओके, सो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना? और 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। सो यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 ml ब्लड विल ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना? कितना ट्रांसपोर्ट करेगा? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास हमारी बॉडी के लिए, एक चीज मैं और समझा देता हूं आपको यहीं से इस चार्ट के साथ ही। ओके, सो बेटा आप क्या देख रहे हैं? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है ना? ये तो कहानी ऑक्सीजन की है, लेकिन अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है एक यहाँ पर, ठीक है ना? मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है हेमोग्लोबिन की, ठीक है ना? ऑल राइट, और चारों चेन्स के साथ ही क्या प्रेजेंट है हमारे पास? आयरन प्रेजेंट है, ठीक है ना? उसमें कोई शक नहीं है, आयरन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो लेट मी राइट इट डाउन। चार आयरन प्रेजेंट है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है ना? अब ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन की जगह ओजोन मिले, O3 मिले, ठीक है ना? तो क्या होगा बेटा? ओजोन जो गैस है, जो ओजोन गैस है वो क्या करेगी? वो सीधा अटैक करेगी किसके ऊपर? वो आयरन के साथ बाइंड नहीं करेगी, वो अटैक करेगी ऑन द चेन्स ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की चेन्स के ऊपर अटैच करेगी, और जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसको डिस्टॉर्ट कर देगी, ठीक है ना? जिस वजह से अब ये जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये क्या हो चुका है? ये डिस्टॉर्ट हो चुका है। सो हमारे पास एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना? दैट इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी? एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना? सो ओजोन जो है वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है ना? लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेशन करवाती है, यानी कि बाइंड करेगी आयरन के साथ और ट्रांसपोर्ट होगी। ये डिफरेंस आ जाएगा बेटा दोनों में, याद रखना कि जो ओजोन लेयर है वो ऑक्सीजनेशन करवाएगी, यानी ऑक्सीडेशन करवाएगी और ब्रेक डाउन कर देगी
इसको हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट जो चीज है वो करते हैं बेटा हम लोग। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। तो सबसे पहली चीज आती है बेटा हमारे पास, दैट इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्लड के अंदर या आप ये कह लो कि लंग्स के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, तो फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम होगी। ठीक है ना। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, समझ लो इसको कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है अगर कम है तो क्या होगा। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, ठीक है ना। सो दिस विल लीड्स टू, यहां से क्या होगा, probability of formation of oxyhemoglobin is reduced। ठीक है ना, यानी कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम है तो फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है बेटा, या आप ये कह लो कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है देन हेमोग्लोबिन will not be able to bind with oxygen। ठीक है ना। वही बात है सेम, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, पकड़ना कान ही है। ऑक्सीजन की अगर पार्शियल प्रेशर डाउन होता है तो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से सुननी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो देन हेमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है जी। ओके, प्रेशर कम है ना इसलिए बाइंड नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट चीज, अब अगली चीज है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो उसके साथ क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा यहां पर हमने सीखी थी एक बात, मैंने आपको समझाई थी कि जी अगर बेटा मेरे पास बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना, तब ऑक्सी हेमोग्लोबिन विल डिसोशिएट। ठीक है ना, यानी कि अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तब ऑक्सी हेमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है, या आप कह लो कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच की जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बेटा जी बोर्स इफेक्ट। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा इस फिनोमिना को, बोर्स इफेक्ट। ठीक है जी, या इसको इस तरह से भी कोट किया जाता है कि अगर ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, विद द इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द ब्लड द पॉसिबिलिटी दैट ऑक्सीजन विल बाइंड विद हेमोग्लोबिन इज आल्सो लेस। ठीक है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कि ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है, जब बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या कह लो एसिडिटी ज्यादा होगी, उस टाइम पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। इस इफेक्ट को बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। ठीक है ना, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं बेटा इसको। ओके, नाउ अब अगली चीज वही आ गई लो पीएच। ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं। अगर पीएच लो होगा यानी कि एसिडिक पीएच होगा, उस टाइम पर भी ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो चीज आती है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यानी कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन डिसोशिएट कब कब होते हैं, किस सिनेरियो में डिसोशिएट होते हैं। मानकर चलो नीट में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन चैप्टर से, जो कि डेफिनेटली आएगा, तो इस टॉपिक में से 100% आना है ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और ये 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनता है इन केस ऑफ सब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना इसको। तो यहाँ पर मैं बेटा एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, इस तरफ है मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेंशन्ड है, और वाई एक्सिस पे मेरे पास है कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है। ठीक है ना, यानी कि मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन
और या सिंपली ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस पे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ से एक चीज ना ध्यान से आपको याद होनी चाहिए, वो चीज ये है, हम अभी पढ़कर हटे हैं, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है उस टाइम पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। और यू कैन से अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो आप यहां से देखना शुरू कर दो कि पार्शियल प्रेशर 10 है, आप देखो कि सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही बाइंड की है हेमोग्लोबिन के साथ। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर में इंक्रीज कर रहा हूं, स्लाइट इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, देखो 40 तक ही गया था अभी, ठीक है ना, 40 तक गया है। और कितनी ज्यादा, 90% आप देख सकते हैं, 90% ऑफ हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो 40 mm ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर होता है तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि 90% ऑफ द ऑक्सीजन इज बाइंडेड विद हेमोग्लोबिन, और यू कैन से 90% ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज बाइंडेड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। और इसको अगर मैं थोड़ा 45 तक ले जाऊं, ठीक है ना, 45 mm ऑफ मर्करी तक ले जाऊं अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, तो 100% ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि विद द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द कैपेबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीजिंग। So at the particular 45 mm of mercury, all the hemoglobin molecule present in the body is oxygenated, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट चीज यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट अब क्या हो गया, अब यहां तक 100% सैचुरेट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, अगली चीज चल रही है बेटा कि उससे ऊपर, उसके बाद आप प्रेशर इंक्रीज करते रहो, जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते रहो, लेकिन अब सैचुरेशन आ गई है क्योंकि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लिमिटेड है, तो इससे ज्यादा बाइंडिंग नहीं हो सकती, आप चाहे प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर दो। इसके बाद जो ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस तरह से सीधा चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ की जो शेप है इट इज एस लाइक, ठीक है ना, एस लाइक शेप है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ सिग्मॉइड शेप, ठीक है ना। एस शेप को हम लोग सिग्मॉइड शेप भी बोलते हैं, बात समझ में आ गई है। ओके, सो व्हाट इज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को और हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन को देखते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन और एक लेवल पर आकर वो रुक भी जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हमारी बॉडी या टिश्यूज के अंदर, ठीक है ना, जो पार्शियल प्रेशर अक्सर रहता है, नॉर्मली रहता है, दैट इज बिटवीन 20 to 30 और यू कैन से 35, 20 to 35 mm ऑफ मर्करी के बीच में हमारी बॉडी के जो ब्लड एंड टिश्यूज हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना रहता है, ठीक है ना। और हमारे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, आपने देखा था कल भी 104 mm ऑफ मर्करी तक जाता है, ठीक है ना। सो ये जो चीज है ये लंग्स के अंदर होती है, इतना हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। सो लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा बाइंडिंग होगी हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद ब्लड जैसे जैसे टिश्यूज के पास जाता जाएगा ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितने बॉडी के टिश्यूज हैं वो सारे ऑक्सीजन को अपटेक करते जाएंगे। तो अगर ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाएगी तो ब्लड में तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ना, वही चीज यहाँ पर हुई, ठीक है जी। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं बेटा। अगली जो चीज है कि अब ये जो नॉर्मल कर्व आपने देखा, सिग्मॉइड शेप नॉर्मल कर्व आपने देखा, ये अपनी डायरेक्शंस चेंज करता है, ठीक है, ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। अब समझने वाली बात ये है कि चेंज करेगा कब, ठीक है ना। ये जो एस शेप है ये शेप चेंज हो सकती है, कब होगी ये समझ लो। ओके, सो पहला है कि इफ द कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, अगर ये कर्व जो है इसकी जो डायरेक्शन है कर्व की ये थोड़ी इस तरफ को हो जाए, टुवर्ड्स द लेफ्ट हो जाए,
तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या, जब लेफ्ट को शिफ्ट करता है कर्व तो उसका मतलब क्या होता है, पहले कर्व देख लो। शिफ्ट टू लेफ्ट, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होगा इट मींस दैट हायर सैचुरेशन लेवल्स ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है यानी कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, या फिर आप कह लो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा हो, और इट कैन बी अचीव्ड एट लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, चाहे पार्शियल प्रेशर कम भी हो ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी जो बाइंडिंग हो रही है हेमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा हो रही है। आप इस कर्व को देखो, ज्यादा अच्छे से समझोगे। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, कि ये था, इधर हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और इधर ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है। आप देखो कि यहाँ पर ये तो था नॉर्मल कर्व, लेट मी मार्क, ये तो है नॉर्मल कर्व जो हम पहले देख रहे थे, ठीक है ना। ये अब लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पर कम पार्शियल प्रेशर पे भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यही देख रहे हो ना आप, कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज कब होती है, ये देख लो, ठीक है। ये चीज कब होगी, जब दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी जब बहुत इंक्रीज हो जाए तब ऐसा होता है, ठीक है ना। जो कि कब होगी, जब पीएच ज्यादा होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा, यानी कि बेसिक पीएच होगा और टेम्परेचर ठंडा होगा, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उस टाइम पर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना, उस टाइम पर ऐसा देखने को मिलेगा बेटा जी, ठीक है जी। यानी कि पीएच कम है, मतलब पीएच जो है वो एसिडिक नहीं है, पीएच बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, उस टाइम पर हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब आप तो सीधा ही पता है आपको कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब है कि ब्लड ज्यादा एसिडिक है। अगर मैं कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आप अब समझदार हो, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब कि ब्लड इज नॉट एसिडिक, ठीक है ना, ब्लड बेसिक है। ओके जी, सो नेक्स्ट चीज आ गई अब हमारे पास, शिफ्ट टू राइट। ये राइट साइड को कब शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, उस टाइम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन required to achieve the same saturation level which was previously being achieved by lower partial pressure. This is due to the decrease in affinity of oxygen and hemoglobin. यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, इस कर्व को देखो पहले तो, कि राइट साइड को कब शिफ्ट करेगा कर्व। नॉर्मल कर्व कौन सा था, लेट मी मार्क, दिस वन इज द नॉर्मल कर्व। अब ये राइट साइड को शिफ्ट हो गया, कैसे, क्यों हुआ शिफ्ट, पहले तो देख लो शिफ्ट अगर होता है तो होगा क्या। अगर ये राइट साइड को शिफ्ट होता है तो इससे ये होगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आप जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन हेमोग्लोबिन के साथ उसकी बाइंड करने की एबिलिटी अब कम है, ठीक है ना। पहले आप देखो, यहाँ पर देखो नॉर्मल कर्व पे कि ये जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें 40 mm ऑफ मर्करी का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वहां पर जब हम थे तब ऑलमोस्ट 80% हेमोग्लोबिन जो था वो सैचुरेटेड था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ये टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर जाएगा तो 40 के ऊपर आप लोग देखिए अब ये कम हो गया है, ठीक है ना, ये 70 कुछ रह गया है। अगर ये और राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तब ये 60 ही रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। सो ये जो हो रहा है ना, कर्व शिफ्ट करते हैं हम लोग, ये हम लोग अपने मैथमेटिकली कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई कर्व नहीं होता, ठीक है ना। ये तो हमने सिचुएशंस बनाई हैं कि अगर कर्व राइट साइड को शिफ्ट हो जाए तो उसका क्या मतलब है, अगर कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाए तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो याद रहे, जब कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा उस टाइम पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा। जब कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा तब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी कम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स सैचुरेट होंगे ऑक्सीजन के साथ। बस इतनी बात थी, ठीक है ना, सिर्फ इतनी बात थी। अब हम करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। सो इसके लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे एलिमेंट्रीज का ही बेटा, ये स्क्रीनशॉट है मैंने लिया है। सो
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की है, ठीक है ना, गेट्स डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज कैरिड ऑन द सॉल्यूशन टू द लंग्स, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये 7% नहीं है, 70% है, यहाँ पे मिस्टेकन है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ देखिए कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ट्रेवल करती है दैट इज 7% ओनली, वो सिर्फ 7% है, लेकिन बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जो ट्रेवलिंग होती है दैट इज 70% अप्रोक्सीमेटली, 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रेवलिंग करेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो इसलिए बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन बन जाता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये चीज पढ़ी है ना हमने। तो बेटा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और याद रहे ये दोनों ही रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट्स से हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये सारे, याद रखनी है बात, ठीक है जी। और जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड प्लाज्मा के साथ, ठीक है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अगली चीज करते हैं बेटा जी कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ध्यान से सुननी है इस बात, ये चीज ध्यान से सुननी है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। अब देखो इस चीज को, ओके। सो यहाँ पर बेटा मेरे पास टिश्यू है, इसके अंदर क्रेब साइकिल चल रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने एक्सपेल आउट कर दी, ठीक है ना। ये मेरे पास ब्लड कैपिलरीज की वॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से होते हुए ब्लड में आ गई, यहाँ पर ब्लड है और ये रेड ब्लड कॉर्पसेल है, पूरे का पूरा रेड ब्लड सेल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर आई, आरबीसी के अंदर आई, आरबीसी के अंदर होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है, आरबीसी के अंदर, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड से दोबारा बाइकार्बोनेट्स बने, ठीक है ना। और ये बाइकार्बोनेट्स जो बन रहे हैं ना ये आरबीसी के बाहर निकल जाएंगे, आरबीसी से बाहर निकल जाएंगे, याद रखना। आरबीसी से जब बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और जब बाइकार्बोनेट बाहर निकलते हैं इन एक्सचेंज क्लोरीन अंदर आता है, इन एक्सचेंज जो क्लोरीन है वो अंदर आएगा, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, कि जब बाइकार्बोनेट्स आरबीसीज से बाहर निकलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट्स जो क्लोरीन है विल मूव इनसाइड द आरबीसीज, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगी बेटा जी, समझ में आ गई ये बात आपको। तो दैट इज द क्लोराइड शिफ्ट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की भी है जो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, सरप्राइजिंगली, ठीक है ना। उस जब कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन आपस में बाइंड करते हैं तब जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोला जाता है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन जब ये बाइंड करेंगे आपस में, दिस इज HbCO2, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है दिस इज कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ओके तो ये तो आपने देख लिया कि ठीक है ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कैसे करेगी, ठीक है ना। अब ये सोचो कि किस तरह से लंग्स के अंदर जब पहुंचेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर पहुंचेगा तब बाइकार्बोनेट से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनेगी, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो बेटा मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल आप देख सकते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, इनवर्ड मूवमेंट करेगा दोबारा से, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट विल मूव इनवर्ड, ठीक है ना, अगेन वो बाइंड करेगा प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है ना। प्रोटॉन्स के बाद वो कार्बोनिक एसिड टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और ये जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर एल्वेलाई के थ्रू एक्सपेल आउट कर जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना, इन द एल्वेलाई। समझ में आ गई ये बात। सो बेटा इसके साथ हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ओवर होती है, ठीक है ना।
अब कुछ डिजीजेस हैं हमारे पास। सबसे पहला डिजीज है बेटा मेरे पास जो ध्यान से करना है सबने, दैट इज नोन एज एस्थमा। ठीक है ना। अब जो एस्थमा डिजीज है ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, लंग्स के अंदर होता है। क्या होता है एस्थमा के अंदर, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एस्थमा डिजीज के अंदर क्या होगा कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, bronchioles will get clogged by the mucus secreted by mast cells। ठीक है जी। जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर म्यूकस भरना शुरू हो जाएगा। अब जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस भर जाएगा तब गैस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये डिजीज होता है अस्थमा, कि सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पर्सन फील्स कि उसको सांस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही होती है? क्योंकि जो उसके ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर म्यूकस जो है वो क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक कर देता है ब्रोंक्यूल्स को, जिस वजह से सांस नहीं आती है। ठीक है ना। और ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ये बनाते हैं म्यूकस को। ठीक है ना, जो कि ब्रोंक्यूल्स को क्लॉट करता है, क्लॉक करता है। ठीक है ना। अब मास्ट सेल्स कोई बुरे सेल्स नहीं है। मास्ट सेल्स जो होते हैं बेटा, दे आर, यू कैन से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मास्ट सेल्स। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं। मास्ट सेल्स कब म्यूकस बनाते हैं ये समझने वाली बात है। जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक्सेसिव डर्ट जाएगी। ठीक है ना। व्हेन डर्ट, और यू कैन से पैथोजेंस goes inside the lungs। जब लंग्स के अंदर ये पैथोजन जाते हैं, जब लंग्स के अंदर ये पैथोजन जाते हैं, ठीक है ना, उस टाइम पर क्या होता है बेटा जी, ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, इनको लगता है कि पैथोजेंस आ गए हैं, डर्ट आ गई है, तो ये क्या करते हैं, ये म्यूकस सेक्रेट करवा देते हैं ताकि ये जो डर्ट या पैथोजेंस हैं ये लंग्स के अंदर और आगे ना जा पाए, ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही रुक जाए। ठीक है ना। तो इसलिए वो म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका इलाज क्या है? ठीक है, इलाज इसका ये है कि हम एंटी एलर्जेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटी एलर्जेंस। अब ये जो एंटी एलर्जेंस होते हैं ये एक ऐसे ड्रग्स का ग्रुप है जो कि क्या करता है, जो कि एक्ट करता है सीधा मास्ट सेल्स के ऊपर, और मास्ट सेल की जो ये म्यूकस बनाने की कैपेबिलिटी है इसको बंद कर देता है, जिस वजह से ब्रोंक्यूल्स ओपन हो जाते हैं और सांस आ जाती है। ठीक है ना। ये होता है बेटा हमारे पास डिजीज एस्थमा के अंदर। ठीक है ना। सो इतना है बेटा आज के लेक्चर के अंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हार्ट। ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बॉडी का, वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कुछ डिजीजेस हैं, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना, एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें। मैं कल एक लाइव क्लास लूंगा, उसके अंदर हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है ना। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।